Hey, this is Shruti Khandelwal and welcome back to my YouTube channel. So yeah, we are back again with another video. तो यहाँ पर आपका ये इंग्लिश का लेक्चर है और यहाँ पे आपका पैसेज भी रहने वाला है, पोम भी रहने वाली है और पेडागोजी भी रहने वाली है। तीनों चीजें रहने वाली है और 30 क्वेश्चंस होंगे आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर ही है, जैसा प्रीवियस ईयर में पेपर है मैं सब आपको वैसा ही शो कर रही हूँ और उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और मोस्ट ऑफ द चांस ये भी है कि आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे, एटलीस्ट पेडागोजी के तो क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। और पैसेज और पोम देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर्स कैसे करने हैं इनके। ठीक है, तो या शुरू करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, आपको ये चैनल फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ इसको एक बार पढ़ने के लिए। इस पैसेज को आप एक बार इस पैसेज को पढ़ लो, उसके बाद मैं इस पैसेज का पूरा ओवरव्यू आपको समझाऊंगी। ठीक है, सो मैं इसको बीच में नीचे भी कर दूंगी, आप जब तक पढ़ लीजिए। सो यहाँ पर अगर आपने अब तक पढ़ लिया है, गेस पॉज करके पढ़ ही लिया होगा आपने, तो यहाँ पर जो सावित्री बाई हैं वो आपकी बॉर्न हुई थी 3 जनवरी को 1831 में। ठीक है, और नायगौर में प्रेजेंट हुई थी जो अभी प्रेजेंटली सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एक ब्रिटिश इंडिया, लाइक इन इन ब्रिटिश इंडिया, जब उस टाइम पर जो था हमारा इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के अधीन था, तो फार्मिंग फैमिली में थी। और खंडोजी निवेश पटेल और लक्ष्मी जो थी इनकी एल्डेस्ट डॉटर थी। उनकी एल्डेस्ट एल्डेस्ट डॉटर थी, ये उनके पेरेंट्स का नाम है, जो ये खंडोजी और ये निवेश पटेल, जो और लक्ष्मी। तो गर्ल्स इन दोज डेज, जो उस टाइम की लड़कियां थी वो बहुत जल्दी उनकी शादी कर दी जाती थी। तो जब 9 साल की थी सावित्री बाई, उनकी शादी एक 12 साल के जो लड़के थे ज्योति राव फूले उनसे हो गई थी 1840 में। अब ज्योति राव जो थे वो बहुत अच्छे थिंकर थे, उनकी सोच बहुत अच्छी थी, राइटर थे और सोशल एक्टिविस्ट थे, आप सब जानते होंगे उनके बारे में। और एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब वो कास्ट वगैरह के बहुत अगेंस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने उनको जो महाराष्ट्र की सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बहुत लीडिंग फिगर्स में माना जाता था। और सावित्री बाई की जो एजुकेशन थी वो उनकी शादी के बाद ही शुरू हुई थी। ठीक है, ये उनके हस्बैंड थे जो उन्हें सिखाते थे पढ़ना लिखना। और जब उन्होंने देखा कि यार वो बहुत इच्छुक हैं, वो जो ज्योतिबाई हैं वो, लाइक ज्योतिराव नहीं, सावित्री बाई जो है वो उनकी बहुत इच्छा है पढ़ने लिखने की और अपने आप को एजुकेट करने की, तो इस वजह से उन्होंने उनको पढ़ाया। और थर्ड और फोर्थ ईयर एग्जामिनेशन उन्होंने नॉर्मल स्कूल से करी, फिर उसके बाद वो पैशनेट हो गई टीचिंग को लेकर के, तो उन्होंने ट्रेनिंग ली मिस फरार्स इंस्टीट्यूशन में अहमदाबाद में। और ज्योतिराव जो है वो सावित्री बाई के साइड में हमेशा उनकी सोशल मूवमेंट्स में हर जगह उनको सपोर्ट करती थी, उनके साथ खड़ी होती थी। ठीक है, उन्होंने एक फर्स्ट स्कूल भी ओपन किया गर्ल्स के लिए पुणे में। उस टाइम पे उसको पूना कहते थे, जो ज्योतिराव ने और सावित्री बाई ने खोला था 1848 में। एंड उस टाइम पे ये दोनों अपने टीन एज में थे। टीन एज आप समझते हो ना, जो 13 to 19 वाली एज होती है। ठीक है, जिस टाइम पर हम लोग अपनी स्कूलिंग कर रहे होते हैं, कॉलेज में एंटर करते हैं, तब तक इन्होंने स्कूल खोल दिया बच्चों के लिए। ऑल्दो दे वर ऑस्ट्रासाइज्ड बाय बोथ फैमिली एंड कम्युनिटी फॉर द स्टेप, लेकिन वैसे तो इनको मतलब ना जो इनकी फैमिली थी और कम्युनिटी थी वो बहुत खुश नहीं थी इस चीज से, क्योंकि उस टाइम पर एजुकेशन, वुमेन के इतनी एजुकेशन पे, आप 80s की बात है ये, 1840s की, तो इतना लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी घर से, उनको अलाउड नहीं था। तो इसीलिए इस इनके इस स्टेप के लिए जो सोसाइटी थी इनसे काफी नाराज थी और उनको ना अलग ही कर दिया था इन्होंने। तो फिर भी ये कपल जो था, इन्होंने अपना घर से निकाल दिया, कम्युनिटी ने जगह से निकाल दिया वहां से, तो उन्होंने शेल्टर लिया उस्मान शेख और उनकी जो सिस्टर थी फातिमा शेख, उनके यहाँ, इनके फ्रेंड के यहाँ। और उन्होंने फूले और दोनों को उन्होंने एक प्लेस भी दी जिसमें वो अपना स्कूल स्टार्ट कर सके। नाउ यहाँ पे सावित्री बाई जो है वो फर्स्ट टीचर बनी ऑफ द स्कूल। और ज्योति राव जो थे उन्होंने सावित्री बाई के साथ स्कूल स्टार्ट किया फ्रॉम द मांग एंड महार कास्ट। ठीक है, उस टाइम पर जो मांग और महार कास्ट थे वो उनको रिगार्ड किया एज अ अनटचेबल, मतलब जो बहुत लो कास्ट थे उस टाइम पर वो माना जाता था उन्हें। ठीक है, और ये लोग कास्ट के भी बहुत खिलाफ थे, तो इन्होंने स्टार्ट किया कि उन्हीं बच्चों से जिनको कोई पढ़ाता नहीं है, कोई छूता भी नहीं है, उनसे स्टार्ट किया। और 3 फूले स्कूल्स जो थे इन ऑपरेशन में थे, मतलब कि
चालू हो गए थे बनना 1852 में। एंड नवंबर 16 में उस ईयर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ऑनर किया था फूले फैमिली को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए एजुकेशन की फील्ड में। और जबकि सावित्री बाई का तो जो नेम लेते हैं वो एज अ बेस्ट टीचर लेते हैं, ठीक है। एंड दैट ईयर शी ऑल्सो स्टार्टेड, उन्होंने एक महिला सेवा मंडल भी स्टार्ट किया इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों में, अमंग वुमेन, देयर उनके राइट्स को लेकर, उनकी डिग्निटी को, और काफी सारे सोशल इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है। नाउ उन्होंने शी वॉज सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजिंग अ बाबर स्ट्राइक इन मुंबई एंड पुणे टू अपोज द प्रिवेलिंग कस्टम ऑफ शेविंग हेड्स ऑफ वीडोज। अब क्या होता था कि जिन लोगों के पति मर जाते थे उनके, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में, उनके हेड शेव कर देते थे, उनके बाल उतार दिए जाते थे उनके सर से। तो उन्होंने इसके लिए भी काफी स्ट्राइक करी और वो करा कि ये कस्टम जो है खत्म होना चाहिए मुंबई और पुणे में, ठीक है। अब आई होप आपको ये पूरा की पूरा ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। सबसे पहला क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले डिसाइडेड टू टीच हिज वाइफ टू रीड एंड राइट बिकॉज। ज्योतिराव फुले ने अपनी वाइफ को पढ़ना और ये लिखना सिखाया, क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमने पढ़ा था शी वॉज वेरी ईगर टू लर्न एंड एजुकेट हर सेल्फ, ठीक है। रीजन एक गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, रीजन शो ऑफ नहीं करना था एक एजुकेटेड वाइफ को, रीजन ये नहीं था कि उनको अब्रॉड भेजना था, रीजन ये था कि वो जो उनकी वाइफ थी वो बहुत इच्छुक थी कुछ सीखने के लिए, ठीक है। नाउ व्हाई वर ज्योतिराव एंड सावित्री बाई ऑस्ट्रासाइज्ड, ठीक है। उनको अलग क्यों कर दिया था उनकी सोसाइटी ने, एकदम क्यों कर दिया था? आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो आप दोबारा पैसेज में ऊपर जाके देखना पीछे कि उन लोगों ने स्कूल खोला था, फर्स्ट स्कूल खोला था लड़कियों के लिए, उस इसलिए उनकी सोसाइटी ने उन्हें अलग कर दिया था, उसको घर से भी निकाल दिया था, फिर उन्होंने शेल्टर लिया था अपने दोस्त के यहाँ, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑनर्ड ज्योतिराव एंड सावित्री बाई फॉर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें ऑनर क्यों किया था ज्योतिराव और सावित्री बाई को? क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में किया था, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑक्यूपेशन डिड द फैमिली ऑफ सावित्री बाई फॉलो। सावित्री बाई की फैमिली का ऑक्यूपेशन क्या था? सबसे पहले वाले पैसेज में पहली लाइन में था ये एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको ऊपर ले जा करके एक बार दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे आपको कहीं मेंशन कर रखा है, इधर इधर कहीं मेंशन कर रखा है जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया फार्मिंग फैमिली, ठीक है। तो फार्मिंग फैमिली मींस एग्रीकल्चर ही हो गया ना, फार्मर्स की फैमिली में पली भरी थी, वो पैदा हुई थी, तो वो एग्रीकल्चर। देखो ऐसे ही होता है कि वो ना एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखता, आप एग्जैक्ट वर्ड ढूंढते रहोगे, लेकिन अगर आपने उस पैसेज का मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया ना तो आपको एक एक वर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर्स कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ज्योतिराव वाज अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी। यस, शी वाज इंडीड ही वाज इंडीड अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी। उन्होंने काफी सोशल कॉजेस पे वर्क किया था, ठीक है। और मांगा एंड महार कास्ट वर इल ट्रीटेड बाय अपर कास्ट पीपल। बिल्कुल, आपको पता है कि स्कूल्स में जब ज्योतिराव ने और सावित्री बाई ने स्टार्ट किया था स्कूल, तो उन्होंने मांगा और महार कास्ट से किया था, क्योंकि उन लोगों को अनटचेबल ट्रीट किया जाता था, तो इसीलिए अपर कास्ट के द्वारा वो मिसट्रीटेड तो होते ही थे। तो यहाँ पे आपका आंसर ए और बी बोथ ट्रू, ठीक है ना। एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको पैसेज का मतलब अच्छे से समझना जरूरी है ना। इनमें से एक ईगरनेस का कौन सा एक पैसेज में ईगरनेस वर्ड था, तो उसमें से मतलब आपको बताना है कि एग्जैक्ट सेम वर्ड क्या है। हो सकता है पैसेज में वो हो। ईगरनेस का अगर आपको इनमें से सेम वर्ड पता है, सेम जिसका मतलब है, तो आपको पता है ईगरनेस होता है किसी चीज की बहुत जल्दी, बहुत लगन की, मतलब वो होता है ना कि यार आई एम ईगर टू डू दिस, ठीक है, तो वो चीज है। तो इसका मतलब होता है कीननेस, ठीक है, मतलब रेडी टू डू इट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ लेटर। ठीक है, लेटर मतलब होता है आपका पीछे वाला, फॉर्मर मतलब होता है आगे वाला, तो लेटर का अपोजिट होता है फॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको आपको बताना है, ये लीडिंग फिगर जो है, इसमें लीडिंग जो है ये आपका क्या है, आपको बताना है। इसमें ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है। देखो लीडिंग फिगर्स, नाउन नहीं हो सकता, ठीक है, एडवर्ब नहीं है ये, और एडजेक्टिव है ये, प्रोनाउन भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एडजेक्टिव ये क्यों है ये आपको भी पता है, ठीक है, लीडिंग फिगर्स है।
तो यहाँ पर आपका ये एडजेक्टिव है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। 99 विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। इनमें से आपको बताना है कौन सा जो पार्ट है वो एरर कंटेन करता है। डिस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स ही फेल टू विन द फर्स्ट प्राइज। यहां पर ये जो है आपका बी पार्ट, डिस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट, ठीक है। चलो ये इसमें आपको 2 मिनट का वक्त दे रही हूँ, आप मुझे बताओ इसमें आंसर क्या होगा, क्योंकि सब कुछ देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ ठीक ही है, बट फिर भी इसमें कुछ गड़बड़ी है जो आप मुझे बताओगे कि है कहाँ पे है। तो डिस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स ही फेल टू विन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे जो आपका है वो ऑप्शन जो है वो सेकंड है, ऑप्शन जो है आपका ये वाला, ये सेकंड का ऑप्शन जो ए है वो एरर कंटेन करता है, डिस्पाइट ऑफ। अब एरर क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आने में ज्यादा टाइम रह नहीं गया, तो एटलीस्ट मैं तो करवा ही रही हूँ आपको, थोड़ा बहुत आपको भी पता होना चाहिए। तो मुझे कमेंट करके बताओ, और सही कमेंट में पेन करूंगी डिस्पाइट ऑफ में एरर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, ये दोबारा सब चीजें रिपीट हो रही हैं, इनको हम दोबारा दोबारा नहीं करेंगे, पोम पे आएंगे हम सीधा। यस, तो ये पोम बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पोम में आपको ये ऐसे नंबर से मत जाना, नंबर्स रेफरेंस के लिए दे रखा है। एज अ फॉन्ड मदर व्हेन द डे इज ओवर leads by the hand her little child to bed, half willing, half reluctant to be led, and leave his broken playthings on the floor, still gazing at them through the open door, nor wholly reassured and comforted by promises of others in their stead, which, though more splendid, may not please him more. So nature deals with us and takes away our playthings one by one, and by the hand leads us to rest so gently that we go, scarce knowing we wish to go or stay, being too full of sleep to understand how far the unknown presents the what we know. अब ये जो पूरा पोम है ना, ये एक बहुत फेमस पोएम है, नेचर, ठीक है, एक पोट की। तो उनकी उसी में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया। तो ये पूरी पोएम जो है ना, इसमें क्या होता है कि शुरुआत जो है ये एज अ बता रही है कि एक मदर है, वो अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही है, उसका जो बच्चा है वो अपने टॉयज के साथ खेल रहा है और उसको सोने नहीं जाना है। तो वो लेकिन वो थक भी बहुत चुका है, उसको थकान हो चुकी है अब वो, लेकिन अभी उसको उन तोहफों के साथ, उन टॉयज के साथ खेलने का मन है। तो हाफ विलिंग हाफ रिलेक्टेंट टू बी लेट, तो वो उसका आधा मन है जाने का, आधा नहीं है। लेकिन उसकी मम्मा उसको फोर्स करती है, उसकी मम्मा कहती है कि मैं तुम्हें और नए टॉयज दिला दूंगी, तुम चलो सोने। तो फिर वो अपनी वो टॉय वहां पे वो टॉयज छोड़ करके चला जाता है, अपने टॉयज को देख रहा होता है। ऑफ कोर्स वो उसको प्यारे होते हैं, लेकिन उसको ये होता है कि उसको और अच्छे टॉयज मिलेंगे, तो वो चला जाता है, थोड़ा अश्योर्ड हो जाता है। और वो अब इसको कंपेयर किया गया है ऐसे ही नेचर के साथ, कि नेचर जो है हमारी मदर की तरह ही ट्रीट करती है हमें, और हम बच्चे हैं कि वन बाय वन हमसे सारी चीजें, विद एज सब चीजें हमसे ले चली जाती हैं, ठीक है। हम हमारे पास हर चीज हमेशा नहीं रहती, अच्छी चीजों के लिए हम पुरानी वाली चीजों को खोते चले जाते हैं। तो एज अ नेचर हम मदर को एज अ नेचर यहाँ पे रिलेट किया गया है, ठीक है। और जो बीइंग टू फुल ऑफ स्लीप जो है वो हमारी डेथ को लिया गया है, ठीक है, क्योंकि डेथ बेड पे हमारे साथ इन सब चीजों में से कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। तो एज अ ये रिफ्लेक्टिव वे में ये चीजें बताई गई है। सो द पोएम डील्स विद द आइडिया दैट ह्यूमन लाइफ इज इम्पर्मानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारे पास आज एक चीज है, कल वो नहीं है, कल हम उसको छोड़ के किसी और चीज की तलाश में चले जाएंगे। तो मतलब आती रहेंगी चीजें, कुछ ना कुछ होता रहेगा, परमानेंट कुछ नहीं है इस लाइफ में। तो यहाँ पे ये पूरा जो आइडिया है ये कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आगे बढ़ते हैं। द नरेटर ऑफ द पोएम इज, जो नरेटर है इस पोएम का, जो जो बता रहा है वो क्या है, वो एक ग्रीडी चाइल्ड है, एक लालची बच्चा है, या एक एस्पायरिंग यूथ है, एक यंग सा जवान है, या एक डिसइल्यूजन्ड मैन है, या फिर एक रिफ्लेक्टिव ओल्ड मैन है। तो वो एक रिफ्लेक्टिव ओल्ड मैन है, जिसने जिंदगी समझ लिया अच्छे से और वो अब थोड़ा ज्ञान दे रहा है वो। नाउ द टोन ऑफ पोएम इज, अब ये जो पोएम की टोन है वो आपको कैसी लग रही है। पोएम की टोन जो है थोड़ी फॉर्मल है और डिग्निफाइड है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ये आपका सोलम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपकी पोएम का ये क्वेश्चन है, टोन ऑफ पोएम, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर।
Which of the following is true? The mother is tired and wants to go to the bed. The mother rebukes the child for not obeying her. The child cries because someone has stolen his playthings. The child is partially willing and partially hesitant to be led to the bed. तो of course fourth statement is right. ये हमने पढ़ा था. Partially willing, partially hesitant. ठीक है, वो चाहता है, नहीं भी चाहता बेड पे जाने के लिए, सोने के लिए. Which figure of speech is used in so nature deals with us and takes away our playthings? तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी स्पीच इसमें यूज करी है कि नेचर भी हमसे डील करता है इस तरीके से, और हमारी जो प्ले थिंग्स होती है, हमारी खेलने की चीजें मतलब जो चीजें हमसे हमारे बहुत क्लोज हैं, ठीक है, उनको ले लेता है हमसे. तो यहाँ पर नेचर, देखो कोई आदमी तो है नहीं, इंसान है नहीं, नेचर ऐसे काम नहीं कर सकता. तो यहाँ पर जो आपका यूज किया गया है वो है आपका पर्सोनिफिकेशन. ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है पर्सोनिफिकेशन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. हाँ, अब आपको इसमें आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन वी विश. ठीक है, वी विश में कौन सा वो यूज किया गया है. आपको पता लग रहा है यहाँ पे W रिपीट हो रहा है, तो ये किस में होता है, ये एलिट्रेशन में होता है आपका, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसी के साथ आपका सही हो जाता है. ठीक है, कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी आपको ये पेपर्स जो दिख रहे हैं, कुछ पेपर बहुत इजी दिखते हैं आपको, ये सब रिपीट हो रहा है. कुछ पेपर बहुत टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे इजी है, कुछ टफ है. तो हर पेपर का अपना ही एक डिफिकल्टी लेवल होता है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है. देखो, अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़े टफ भी आ गए, किसी और के पेपर में क्वेश्चंस इजी आ गए, तो नॉर्मलाइजेशन होगी. ठीक है, तो ऐसा नहीं है जिसके पेपर में इजी क्वेश्चंस आए हैं तो उसके तो मजे हैं, उसको तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड हो जाएंगे आपके उसमें, एक देखते हुए कि सबको इक्वल उस पर रखा जाए. ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, पेपर अच्छा होगा आपका, नो डाउट. आप बस ये सारे के सारे जो मैं वीडियो फॉर्म में लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, सारे प्रीवियस ईयर है, तो आप इनको कर जाओगे तो आपको सब पता रहेगा पेपर कैसा आने वाला है. आप पेपर में घबराओगे नहीं, आपको आंसर्स आते होंगे पेपर में कि कैसे क्या करना है. ठीक है, तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से इस पेपर को कर लोगे. ठीक है, नाउ डेवलपमेंट ऑफ द मदर टंग, ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस आ गए. हमारा पैसेज हमने कर लिया, हमारी पोम कर लिया, अब हम करेंगे अपना ये पेडागोजी. सो डेवलपमेंट ऑफ द मदर टंग इन अ चाइल्ड इज जनरली एज्यूम्ड एज, बच्चा जो मदर टंग डेवलप करता है तो उसको हम जनरली क्या कहते हैं, एज्यूम क्या करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन है, लर्निंग है, असिमिलेशन है, क्या है वो. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इसका आंसर, सही आंसर है आपका, आपको भी पता है, लैंग्वेज एक्विजिशन. ठीक है, मदर टंग को बच्चा एक्वायर कर लेता है, बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोरीज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आर. बच्चों के अर्ली ईयर्स और लैंग्वेज लर्निंग में हम उन्हें स्टोरीज करवाते हैं, वो किस लिए करवाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है बच्चों की लाइफ में स्टोरी की. ठीक है, ये होती है इनपुट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. ठीक है, बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ भी लेता है स्टोरीज को, इमेजिनेशन उसकी स्ट्रांग होती है, और वो लैंग्वेज भी एक लर्न कर लेता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ टीचर ऑफ क्लास 5th गिव्स लॉट ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स लाइक गुड, ब्यूटीफुल, बैड, कलरफुल, ओल्ड, यंग, एंड व्हेन लर्नर्स हैव नोटिस्ड दीज वर्ड्स which she named as describing words, later she gives more sentences in which the learners are asked to supply these describing words. At the end she draws the attention of learners that these words are known as adjectives. What is the strategy known as? देखो, अब यहाँ पे एक 5th क्लास की टीचर है, उसने क्या करा, बहुत सारे वर्ड्स यूज करे, गुड, ब्यूटीफुल, कलरफुल, ये सारे वर्ड्स यूज करे सेंटेंसेस में. ठीक है, अब जब बच्चों ने नोटिस कर लिया तब उसने बताया कि इन वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोल रहे हैं. ठीक है, जो किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं. अब उसके बाद उसने और सेंटेंसेस दिए बच्चों को, और उसके बाद इन विच द लर्नर्स आर आस्क्ड टू सप्लाई दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है, अब आपको ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब उसमें सप्लाई करना है उसमें, या फिर आपको बोल दिया कि इन डिस्क्राइबिंग वर्ड को यूज करके आप सेंटेंसेस क्रिएट करो. ठीक है, एंड सो ऑन. तो एट द एंड उसने इनको ड्रॉ करा इन वर्ड्स को, और इनको नाम दिया एडजेक्टिव्स. तो इस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोल रहे हैं, तो ये कॉन्शियस रेजिंग है, ग्रामर टीचिंग स्ट्रैटेजी है, टीचिंग एडजेक्टिव्स है, कंटेंट बेस्ड ग्रामर है, ये है क्या, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में इसका आंसर. तो ये कॉन्शियसनेस रेजिंग है. ठीक है, यहाँ पे हम बच्चों को की कॉन्शियसनेस रेज करा रहे हैं, उसके बाद उन्हें समझा रहे हैं. ठीक है, रट्टा मरवाने वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं. आगे बढ़ते हैं. विच मेथड बिलीव्स ड्रिलिंग एज अ मेजर टेक्निक.
कौन सा मेथड बिलीव करता है ड्रिलिंग एज अ मेजर टेक्निक? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग, होल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव, ऑडियो लिंग्विलिज्म। तो अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर जो एज अ ड्रिलिंग को मेजर टेक्निक जो मानता है वो आपका मानता है यहाँ पे ऑडियो लिंग्विलिज्म। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट आंसर हियर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। नाउ विच मेथड बिलीव्स, ये तो हो गया है क्वेश्चन, अभी हमने किया है ना। मल्टीलिंगुअलिज्म इज learning as many languages as possible, learning the mother tongue, home language only, starting with mother tongue, home language, and move on to add more languages in school, starting with mother tongue, moving to English medium and adding other languages in high school। ठीक है, तो अब आपको इनमें से सही ऑप्शन, देखो यार देख के तो लग ही रहा है आपको कि यार थर्ड या फोर्थ में से कोई ऑप्शन सही होगा, बट सही ऑप्शन क्या है इसमें? तो ऑप्शन थर्ड सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाई स्कूल में हम अदर लैंग्वेजेस को करेंगे, पहले अपनी मदर टंग से करें फिर इंग्लिश मीडियम में जाए फिर ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम मोर लैंग्वेजेस स्कूल में सीख सकते हैं, तो हाई स्कूल का वेट करने की जरूरत नहीं है, और लैंग्वेजेस ऐड करने के लिए हम पहले भी कर सकते हैं। वो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंदी इज इंडियाज, हिंदी इंडिया की कौन सी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल हिंदी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश इंडिया की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, इस क्वेश्चन को कभी मत भूलना, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो हिंदी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। एरर्स कमिटेड बाय लर्नर्स इन देयर राइटिंग एंड स्पीकिंग शुड बी, अच्छा काफी लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हिंदी तो मदर टंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, हिंदी मदर टंग नहीं है। यहाँ पे इंडिया में काफी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। आप साउथ में चले जाओ तो हिंदी मदर टंग इंडिया की नहीं है। इट्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हम सारे काम काज में सारे ऑफिशियल चीजों में यूज करते हैं, वो लैंग्वेज। नाउ एरर्स कमिटेड बाय लर्नर्स इन देयर राइटिंग एंड स्पीकिंग शुड बी ट्रीटेड एज, जो बच्चे एरर करते हैं लर्निंग में, लिखने में और बोलने में, तो उसको क्या हम कंसिडर करना चाहिए उस समय? वो कंस्ट्रेन है लर्निंग के लिए, मतलब कि वो बाधा है लर्निंग में उनकी, या फिर इंडिकेशन ऑफ अर्निंग है, प्रॉब्लम्स फॉर लर्निंग है, या इंडिकेशन फॉर एरर करेक्शन है। ठीक है, ये अर्निंग नहीं है, ये लर्निंग है। ठीक है, अर्निंग पता नहीं कहाँ से, मैं भी सोच रही कमाने का कहाँ से इन्होंने डाल दिया यहाँ पे। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, इंडिकेशन फॉर अर्निंग, यानी कि इंडिकेशन फॉर लर्निंग। बच्चे अगर एरर कमिट कर रहे हैं तो मतलब कि बच्चे सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, तो अदरवाइज तो वो कुछ बोलेंगे ही नहीं लिखने, और उसमें अगर कुछ नहीं सीख रहे होंगे तो कुछ ना लिखेंगे ना कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मतलब कि वो कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। नाउ लर्नर्स अंडरगो स्टेजेस फॉर डेवलपिंग अ गुड राइट अप, व्हाट इज दिस अप्रोच नोन एज? जो लर्नर्स होते हैं एक स्टेज अंडरगो स्टेजेस फॉर डेवलपिंग अ गुड राइट अप, कुछ स्टेजेस में जाते हैं एक अच्छे राइट लिखने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, ऑफिशियल राइटिंग, स्टडी स्किल्स, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। तो ऑफ कोर्स देखो हम यहाँ पर जो कर रहे हैं स्टेजेस की बात कर रहे हैं तो स्टेजेस की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस की बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही। प्रोडक्ट एज एन फाइनल प्रोडक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि इन स्टेजेस में बच्चा एक लिखना सीखता है। बच्चे को शुरुआत में देखोगे बच्चा टूटी फूटी इंग्लिश लिखेगा या टूटी फूटी हिंदी में बात लिखेगा, उसके बाद उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, उसका थिंकिंग अच्छी होगी, तो वो और अच्छे से एलैबोरेट करने लग जाएगा चीजों को। नाउ लर्नर्स अंडरगो स्टेजेस फॉर डेवलपिंग अ गुड राइट अप, व्हाट इज दिस अप्रोच नोन एज? तो लर्नर स्टेजेस की अभी अभी मैंने बताया आपको, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। ठीक है, चिल्ड्रन यहाँ पे ना क्या हुआ है कि क्वेश्चंस जो पेपर है इसमें एग्जाम में ऐसे रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चंस, बट इसमें जैसे कि डाउनलोड होता है तो वो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के चक्कर में ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। नाउ चिल्ड्रन इन देयर अर्ली ईयर स्क्रिबल ऑन द वॉल, फ्लोर एंड इन नोटबुक्स, व्हाट इज द स्टेज ऑफ लर्निंग कॉल? बच्चे शुरुआती दौर में उनके सीखने के, जब वो बच्चे छोटे होते हैं तब वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कभी वॉल पे लिख लेंगे, कभी जमीन पे लिखेंगे, कभी नोटबुक पे लिखेंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं आपको हमें ये बताना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं emergent लिटरेसी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज emergent लिटरेसी। नाउ यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग? इसमें से कौन सा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है? ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको बता देती हूँ।
असेसमेंट फॉर लर्निंग है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग कभी पूछ लिया जाए तो फॉर मतलब फॉर्मेटिव, एंड ऑफ द डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। इफ अ चाइल्ड if a child is good reader in one language, she or he can be a good reader in another or in any language when he learns another language, this is known as। अगर एक बच्चा किसी एक लैंग्वेज में अच्छा रीडर है तो वो किसी दूसरी लैंग्वेज में भी एक अच्छा रीडर बन सकता है। तो इसे हम रीडिंग कॉम्पिटेंसी कहते हैं, रीडिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं, स्किल ट्रांसफर कहते हैं, हाई ऑर्डर स्किल्स कहते हैं। हम इसे कहते हैं क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन ही बचे हैं बस अब आपके। तो हम इसे जो कहते हैं, हम इसे कहते हैं और स्किल ट्रांसफर, ठीक है। अगर इंग्लिश में अच्छा बोल रहा है तो वो हिंदी में भी अच्छा बोलेगा, अच्छा रीडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग आउटकम्स आर, लर्निंग आउटकम्स क्या होता है, कॉम्पिटेंसीज टू बी अचीव्ड और परफॉर्म्ड बाय लर्नर्स एट द एंड ऑफ कोर्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एज delineated in language curriculum and syllabus based on communicative skills of learner during a course of study, the process through which learners are expected to perform। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 है कि जो कॉम्पिटेंसीज अचीव किए जाते हैं और जो परफॉर्म किया जाता है लर्नर के एट द एंड ऑफ अ कोर्स, ठीक है, तो वो आपके लर्निंग आउटकम्स होता है। हमें पता लगता है एंड में कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या उसको सब समझ में आया है। तो जनरली लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ समथिंग हम देखते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एम्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, क्या है एम रेमेडियल टीचिंग का। एक तो बच्चों की लर्निंग इंप्रूव करनी है, ऑफ कोर्स ये तो है, और टीचर्स को भी उनकी टीचिंग में चेंजेस करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिख रखा है रेमेडियल इज फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड देयर लर्नर्स। ये भी ठीक है यार कि बच्चों की जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखा है कि रेमेडियल टीचिंग टीचर्स के लिए भी है अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करने में, लर्नर्स को अंडरस्टैंड करने में। रेमेडियल टीचिंग इज फॉर पेरेंट्स टू नो व्हाई सम लर्नर्स नीड इम्प्रूवमेंट, तो ये उनके लिए तो नहीं है। देखो अब सबसे अच्छे ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे हमें यहाँ पे क्योंकि सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। ए हो सकता है, बी हो सकता है। अब सी को, अब क्योंकि ए और बी है, ए और बी वाला ऑप्शन हमें दे रखा है, ठीक है, सी के साथ डी डाल रखा है, सी के साथ बी डाल रखा है। अब देखो सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना कि बच्चों की लर्नर्स की तो इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो इसको हम हटा नहीं सकते, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ए और बी है, तो हम इसी को टिक करते हैं और ये हमारा सही आंसर है। ओके, नाउ यहाँ पे अ टीचर डिवाइडेड हर क्लास इनटू 5 ग्रुप्स, एक टीचर ने अपनी जो क्लास है बच्चों की उसको 5 ग्रुप में डिस्क्राइब किया है। एंड जस्ट ओके एनीवे, सो एक टीचर ने अपनी क्लास को 5 ग्रुप्स में डिस्क्राइब किया और 5 लर्नर्स इन ईच ग्रुप, 5 लर्नर्स है हर ग्रुप में, और उन्होंने उसको आस्क देम टू लेट इट बी, इसको बंद करने दो पहले, उसके बाद मैं करती हूँ कुछ। Okay, so now next question है, it is your second last question. A teacher divided her class into 5 groups with 5 learners in each group and asked them to find words related to home, school, road, land and sky. एक टीचर ने अपनी क्लास को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए बोला है और 5 लर्नर्स के साथ हर एक ग्रुप में, और उनको बोला है कि उनको रिलेट करने, उनको वर्ड्स ढूंढ करके लाने हैं होम, स्कूल, रोड, लैंड, स्काई से रिलेटेड। अब हर ग्रुप ने जो करा है 10 to 15 वर्ड्स ढूंढ लिए हैं पर पर्सन, और हर ग्रुप के साथ शेयर करें, ठीक है। वॉट टेक्निक डिड द टीचर अडॉप्ट फॉर टीचिंग वोकैबुलरी है, यहाँ पे क्या टीचिंग उन्होंने यूज करी है बच्चों को वो करवाने के लिए, वोकैबुलरी पढ़ाने के लिए। तो अगेन ये थीमेटिक वोकैबुलरी है जहाँ पे हम थीम बेस्ड करते हैं, जैसे कि होम, स्कूल, रोड, लैंड, ये थीम बेस्ड है, ठीक है। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। आई मीन सब्सक्राइब करने से मुझे ही अच्छा लगेगा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी की सारी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ,
मेरा भी इसमें टाइम काफ़ी इन्वेस्ट हो रहा है, और अगर आप लोग सब्सक्राइबर लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि यार चलो किसी को हेल्प हो रही है, किसी को समझ में आ रहा है, तो एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट की तरह वो वर्क करता है, ठीक है। बिल्कुल आप सब्सक्राइब और लाइक कर देना। नाउ कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव्स, कंस्ट्रक्टिविज्म किस पे बिलीव करती है? दैट learning is individual characteristics. All learners cannot learn languages. Learning is completely a psychological phenomenon. Learning is socially constructed. कंस्ट्रक्टेड वर्ड आ गया तो बस, लर्निंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टिविज्म यही मानती है, ठीक है, कि आप जितने सारे लोगों के साथ सीख सकते हो उससे कंस्ट्रक्टिव होती है आपकी नॉलेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है आज का ये खत्म हो जाता है। फिर से मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। और सारे सब्जेक्ट्स की मैंने वीडियोस बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की, तो बस आप अपनी लर्निंग स्टार्ट कर दो। सीटेट में इस बार आपका एग्जाम क्लियर भी होगा और आप 120 प्लस स्कोर भी कर पाओगे, ठीक है, बस डेडिकेटेड रहना। मिलता है अगली वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।